दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी को जो चाहिए था वो उन्हें मिल गया। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन इस्तीफे के बाद भी दिप्केन गैंग लगातार सीजेपी प्रोटेस्ट पर मौजूद प्रदर्शनकारियों को भड़काते गए। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया है और ये इस्तीफा गवाह इस बात का, अगर आप लोग डरेंगे नहीं, अगर आप लोग इस सरकार के सामने झुकेंगे नहीं, तो अच्छे के इस्तीफे ले सकते हैं हम। बहरहाल, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भी हमने प्रदर्शनकारियों को हुड़दंग काटते हुए, पत्थरबाजी करते हुए देखा। और हाँ, हमने इस्तीफे के बाद कथित तौर पर बीमार बैठे दिप्के का जोश भी देखा और 23 दिनों से कथित तौर पर भूख हड़ताल पर बैठी नेहा बोरा जैसे प्रदर्शनकारियों का नाच गाना भी देखा। अब जरा ये जश्न भी देखिए। यह है हिंसक प्रवृत्ति का जश्न, देश को बर्बाद करने वाली विचारधारा का जश्न, जिसका स्टूडेंट और स्टूडेंट प्रोटेस्ट से कोई मतलब नहीं था। खैर, इन सब बातों से आगे निकलकर एक बार फिर इस प्रोटेस्ट पर गौर किया जाए तो आपको यहाँ कई डिफरेंसेस नजर आएंगे और इन्हीं डिफरेंसेस पर हम आज बात भी करेंगे। लेकिन उससे पहले अभिजीत दिप्केन गैंग को ये बताना बेहद जरूरी है कि आखिर प्रोटेस्ट होता कैसा है। नमस्कार, मैं हिमांशी, स्वागत है आप सभी का द पैम्फलेट में। दोस्तों, खाता पीता आंदोलन फिल्मों में देखा जाता था, ओ माय गॉड या सारा भाई वर्सेस सारा भाई में, पर पिछले कुछ समय में हमने इसे जंतर मंतर पर जिंदा देख लिया। अब असली प्रोटेस्ट क्या होता है? तो असली प्रोटेस्ट नौटंकी नहीं, ये माध्यम है जिससे जनता सरकार की गलतियों पर शांतिपूर्ण आक्रोश जताए। अन्ना हजारे, बाबा रामदेव, इरोम शर्मिला और लद्दाख की ठंड छोड़कर दिल्ली की गर्मी में सोनम वांगचुक ने यही किया। आंदोलन कंटेंट क्रिएशन स्टूडियो नहीं, ये जनता और सरकार के बीच आखिरी ब्रिज है। मीडिएटर्स, डिमांड्स, नेगोशिएशन सब इसमें होते हैं। लेकिन जब ब्रिज पर पब्लिक की जगह क्लाउड चेजर खड़े हो जाएं, तो आंदोलन स्क्रिप्टेड सर्कस बन जाता है। आंदोलन में सबसे अहम क्या होता है? मुद्दे, डिमांड्स या विचारधारा? मेरी माने तो व्यक्तिगत अहंकार। जब अहंकार विपरीत विचारधारा से टकराता है तो मतभेद बाहर आते हैं, असली चेहरे दिखते हैं। जैसे ही सोनम वांगचुक ने फास्ट तोड़ा, सीजेपी प्रोटेस्ट के अंदर के डिफरेंसेस फूट पड़े। अगर सच में स्टूडेंट्स का हित और नीट पेपर लीक के पीड़ितों को इंसाफ मकसद होता तो फूट नहीं पड़ती। लेकिन जब मुद्दा सिर्फ बहाना हो तो सच्चाई छुप नहीं पाती। डिफरेंस नंबर 1, सैक्रिफाइसेस वर्सेस स्ट्रीट फूड। एक तरफ 50 डिग्री की गर्मी में सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे थे, अपना शरीर तोड़ रहे थे, और दूसरी तरफ सीजेपी के करता धरता अभिजीत दिप्के खाना ठूस रहे थे, ब्रेड पकौड़े ठूस रहे थे, वो भी स्टेज पर। खैर, 26 दिन और 2 से 3 दिन में टाइफॉइड लेकर बैठने वाले को क्या ही कहेंगे। अब आते हैं डिफरेंस नंबर 2 पर, अंदर की फूड। विजेता दहिया आपस में भी नहीं बनी। विजेता दहिया ने बर्गर क्या खा लिया, वीडियो वायरल हुई और तुरंत उन्हें निकाल दिया गया। ध्यान रहे, उन्होंने कभी भी अभिजीत दिप्के के खाने पर कोई कमेंट नहीं किया था। खैर, वैसे डिफरेंस तो ये भी है कि वहाँ हुड़दंगियों को छोड़कर प्रोटेस्टर्स मैदान में उतरे हुए थे और दहिया जी बर्गर खा रहे थे। खैर, अब आते हैं इस पूरे तमाशे के सबसे बड़े फर्क पर, द सिलेक्टिव वॉल्यूम डायल। पहला वीडियो देखिए। अगर योगी जी ये वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें बड़ी चिंता करने की जरूरत है। अब योगी जी थोड़े पेपर लीक अपने प्रदेश में रोक लीजिए, वरना भी जितने लोग जंतर मंतर पर पहुंचे यूपी से, उससे कहीं ज्यादा लोग यूपी में आंदोलन करेंगे। देखा आपने जोश? जब बात उत्तर प्रदेश की आती है तो आशुतोष रांका का जोश और आवाज आसमान छूने लगती है। उस योगी आदित्यनाथ को धमकी दी जाती है जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रिक्टनेस और स्विफ्ट एक्शन के लिए जाने जाते हैं। चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, पेपर लीक पर स्ट्रिक्ट लॉज लाना हो या करप्शन पर बुलडोजर चलाना हो, यूपी के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर पर सवाल उठाने में इनका वॉल्यूम हमेशा 100% पर होता है। लेकिन अब लकीर के दूसरी तरफ आते हैं। अब ये वीडियो देखिए। पंजाब में ये क्या हुआ? वो आवाज कहाँ गई? वो जोश, वो आक्रोश, वो रेवोल्यूशनरी एटीट्यूड कहाँ गया?
जैसे ही आम आदमी पार्टी या पंजाब सरकार पर सवाल पूछा जाता है, इन सभी रेवोल्यूशनरी लीडर्स के मुंह अपने पॉलिटिकल आकाओं के सामने सिल जाते हैं। जब पंजाब के गवर्नेंस पर दीपके से सवाल पूछा जाता है तो पूरा एग्रेशन गायब, माइक बंद और बातें गोल गोल होने लगती हैं। अभिजीत दीपके और उनके साथियों की इस राजनीति में मंशा इतनी साफ दिखती है कि इनका आउटरीच सच्चाई पर नहीं, पॉलिटिकल कन्वीनियंस पर चलता है। उस धरती के एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज पर ये लोग मौन धारण कर लेते हैं क्योंकि वहाँ इनके पॉलिटिकल मास्टर्स की सरकार है। वैसे इस नेगेटिव प्रोटेस्ट का सबसे डेंजरस एस्पेक्ट तब सामने आया जब नीट के मासूम बच्चों के गुस्से को हाईजैक करके एक अलग ही एजेंडा चलाया गया। 20 तारीख को दिल्ली की सड़कों पर हुए वायलेंट प्रोटेस्ट को देखिए। क्या ये नीट के एस्पिरेंट्स हैं जो पेपर लीक का सॉल्यूशन चाहते हैं, या ये वो अराजक तत्व हैं जिन्हें सड़कों पर अराजकता फैलाने के लिए उतारा गया है? और अब ये वीडियो देखिए जहां जंतर मंतर की दीवारों पर पब्लिक प्रॉपर्टी पर आज़ादी के स्लोगन्स स्प्रे पेंट किए जा रहे हैं। सवाल पूछिए अपने आप से, क्या शर्जिल इमाम और आज़ादी के नारे कम पड़ गए थे जो अब नीट के स्टूडेंट्स के नाम पर उनके बैनर्स के नीचे ये सब लिखना पड़ रहा है? एक मासूम स्टूडेंट पेपर लीक की फेयर इंक्वायरी चाहता है या देश के टुकड़े करने वाली आइडियोलॉजिकल आज़ादी? सीजेपी ने देश के सामने ये सबसे बड़ा डिफरेंस लाकर रख दिया है कि कैसे एक जेन्युइन स्टूडेंट इशू को ह्यूमन शील्ड बनाकर देश के बाहर और अंदर बैठी एंटी नेशनल फोर्सेस अपना एजेंडा पुश करती हैं। लेकिन इस पूरे ड्रामे से एक बहुत अच्छी बात हुई। इनकी इस गंदी राजनीति से न सिर्फ आम सिटीजन्स की बल्कि उन बच्चों की भी आंखें खुल गई हैं जो सच में अपने फ्यूचर के लिए लड़ रहे थे। बात किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है, बात पीएम मोदी या एंटी मोदी की भी नहीं है। बात उस देश की है जिसे आज़ाद कराने के लिए हजारों वीर जवानों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। आज दुनिया में और देश के अंदर ऐसी कई ताकतें हैं जो भारत की इस उभरती हुई शक्ति को कमज़ोर करना चाहती हैं, कभी आंतरिक तनाव पैदा करके तो कभी स्टूडेंट मूवमेंट को हाईजैक करके। एक जेन्युइन प्रोटेस्ट सरकार को उसकी जवाबदेही याद दिलाता है, लेकिन एक मैन्युफैक्चर्ड क्लॉट ड्रिवन प्रोटेस्ट देश के विश्वास को तोड़ता है। और सीजेपी के इस तमाशे ने स्टूडेंट मूवमेंट की क्रेडिबिलिटी को ही चोट पहुंचाई है। देखिए, सरकार ने इस प्रदर्शन को लेकर किसी तरह की अनावश्यक देरी नहीं की। सीजेपी को निर्धारित प्रदर्शन स्थल देने में भी कोई बड़ी प्रशासनिक अड़चन नहीं आई। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन को भरोसा दिया था कि उनका आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहेगा। लेकिन सवाल यही है कि क्या शुरुआत से ही ऐसा माहौल बनाया गया था कि ये प्रदर्शन केवल शांतिपूर्ण रहने वाला था? ऐसा भी नहीं था कि उस मंच पर केवल सीजेपी के सदस्य या नीट से जुड़े छात्र मौजूद थे। यदि वास्तव में ये केवल छात्रों का आंदोलन होता तो मंच पर छात्रों की आवाज़ सबसे अधिक सुनाई देती। लेकिन मंच पर अलग अलग राजनीतिक और वैचारिक पृष्ठभूमि के लोग दिखाई दिए। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर इस आंदोलन का वास्तविक एजेंडा क्या था। अब कोई ये ना समझे कि मैं कह रही हूँ कि वहाँ शर्जिल इमाम या उमर खालिद स्वयं मौजूद थे। नहीं, वो वहाँ शारीरिक रूप से नहीं थे मौजूद, लेकिन उनकी विचारधारा, उनके आइडियाज़ ज़रूर मौजूद थे। जिस तरह की विचारधारा, नारे और चेहरे मंच पर दिखाई दिए, उन्होंने उस विचारों की याद ज़रूर दिलाई जिन पर पहले भी देश में तीखी बहस हो चुकी है। अलगावादी सोच, भारत के टुकड़े टुकड़े जैसे विवादित नारों से जुड़ी बहसें और इसी क्रम में उमर खालिद के पिता की मौजूदगी भी चर्चा का विषय बनी। तो जब मंच पर ऐसे वैचारिक प्रभाव मौजूद हों तो आंदोलन की पूरी तरह शांतिपूर्ण बने रहने को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक हो जाता है। दोस्तों, हमने अपने सोबो इन्फ्लुएंसर वाली डिटेल्ड वीडियो के माध्यम से चे गुवेरा की राजनीतिक विचारधारा पर भी चर्चा की थी। चे गुवेरा क्रांतिकारी हिंसा को राजनीतिक परिवर्तन का एक माध्यम मानते हैं। उनके विचारों में ये धारणा बार बार दिखाई जाती है कि वॉयलेंस इज इनएविटेबल, अर्थात हिंसा कई परिस्थितियों में अनिवार्य है। यदि कोई आंदोलन स्वयं को उसी क्रांतिकारी परंपरा से प्रेरित बताता है तो उसके आलोचक ये सवाल ज़रूर उठाते हैं कि क्या ऐसे आंदोलन वास्तव में लंबे समय तक अहिंसक रह सकते हैं। देखिए दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि जिस प्रकार का वैचारिक प्रभाव होगा उसी प्रकार के परिणाम भी सामने आएंगे। और यहाँ प्रभाव डालने वाले लोग कोई सामान्य कार्यकर्ता नहीं थे। इस आंदोलन में ऐसे चेहरों का प्रभाव दिखाई दिया जिनके नाम पहले भी विवादित
आंदोलनों से जुड़े जाते रहे हैं। उदाहरण के तौर पर 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में आरोपी रहे उस समय के आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन का नाम लगातार चर्चाओं में रहा। इसी तरह उस दौर में दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भूमिका पर भी राजनीतिक बहस हुई। तो दोस्तों, ये थे राजनीतिक प्रभाव डालने वाले चेहरे। अब बात करते हैं आंदोलनजीवी प्रभाव की। इस सूची में एक प्रमुख नाम अरुंधति रॉय का भी आता है। अरुंधति रॉय लंबे समय से भारतीय राज्य और सुरक्षा अभियानों की आलोचक रही हैं। उन्होंने कई बार माओवादी आंदोलन और उससे जुड़े मुद्दों पर ऐसे बयान दिए जिन पर व्यापक विवाद भी हुआ। ऐसे में आलोचकों का तर्क है कि यदि किसी आंदोलन के मंच पर अरुंधति रॉय जैसे चेहरे मौजूद हों और सामने बड़ी संख्या में भावनात्मक रूप से उत्तेजित युवा हों, तो उनके भाषण और उपस्थिति आंदोलन की दिशा को और अधिक उग्र बना सकते हैं। अब आते हैं अगले प्रभाव की ओर, तीसरी परत पर। देखिए, जब हिंसा होती है तो ये मान लेना आसान नहीं है कि भीड़ में शामिल हर युवा पहले से हिंसक मानसिकता लेकर आया होगा। सवाल ये है कि क्या वहाँ वास्तव में वही छात्र थे जिन्हें नीट परीक्षा देनी थी? विरोधियों का दावा है कि नीट की तैयारी करने वाले अधिकांश छात्र उस समय रीनीट की तैयारी में लगे थे। ऐसे में प्रदर्शन में मौजूद बड़ी भीड़ किन लोगों की थी? और यदि भीड़ में युवा थे भी तो क्या वो अपने आप पत्थर उठाने या हिंसक टकराव की ओर बढ़ जाते, या फिर उन्हें वैचारिक रूप से प्रभाव किया गया? यही वो बिंदु है जहां इन्फ्लुएंसर्स की भूमिका सामने आती है। पहली परत, राजनीतिक प्रभाव डालने वाले चेहरे। दूसरी परत, आंदोलनजीवी और एक्टिविस्ट जिन पर उनके विरोधी आरोप लगाते हैं कि वो वर्षों से उग्र आंदोलनों और माओवादी सोच के प्रति नरम रुख रखते आए हैं। इस संदर्भ में योगेंद्र यादव का भी नाम अक्सर राजनीतिक बहस में लिया जाता है। और तीसरी परत, सोशल मीडिया और छात्र राजनीति से जुड़े प्रभावशाली चेहरे। इनमें बंसा और इशिता अरुण जैसे नाम भी शामिल हैं, जिसके बारे में हमने आपको विस्तार से अपनी वीडियो में बताया ही था। अब यदि किसी आंदोलन में राजनीतिक प्रभाव, आंदोलनजीवी विचारधारा और सोशल मीडिया के प्रभावशाली चेहरे तीनों एक साथ मौजूद हों तो उसका परिणाम क्या हो सकता है? ये निष्कर्ष हम दर्शकों पर छोड़ते हैं, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि जिस प्रकार का वैचारिक वातावरण तैयार किया जाता है, उसी दिशा में भीड़ का व्यवहार भी प्रभावित होने की संभावना बढ़ जाती है। इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।